तो इस वीडियो में कक्षा 11 और 12 भूगोल की आरबीएससी की जो किताब है उसमें से भूगोल के व्याख्याता श्री कृष्ण मुरारी जी शर्मा राजगढ़ अलवर से जो उन्होंने 60 क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो रीट के लिए विशेष इम्पोर्टेंट है और सामान्य जियोग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दें ये जो क्वेश्चन का जो सेट है वो हमारे अलादीन का चिराग रीट के लिए सुपरफास्ट रिवीजन सामाजिक विज्ञान उसमें से लिया गया ये पेपर है जो कि अलादीन के चिराग 4 का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें उत्तर नहीं रखे हैं, उत्तर बीच में रखेंगे बाकी हमारा जो सुपरफास्ट रिवीजन है उसमें उत्तर भी हाईलाइट किया हुआ मिलता है। चलो बात करते हैं आगे। ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशाओं में बनाई जाती है कहलाती है। यानी पूर्व से पश्चिम यानी जो आड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा अक्षांश। ऐसे आड़ी ऐसे अक्षांश। खड़ी रेखाएं कहलाती है देशांतर। विषुवत रेखा के संबंध में असत्य कथन छांटिए, जो गलत है उसे आपको छांटना है। तो पहली बात, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। सही है क्या? सही है। इसका एक अन्य नाम भूमध्य रेखा, बिल्कुल सही है क्या? ओके। इक्वेटर, यह ग्लोब पर पृथ्वी को पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्धों में विभाजित करती है। तो ये बात सही है क्या? जैसे ये ग्लोब है इसको पूर्व से पश्चिम विभाजित करेगी तो ये तो खड़ी रेखा हो जाएगी, वो तो हो गई देशांतर, तो ये गलत है। यह रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से गुजरती है, ये सत्य है। क्लियर। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो शानदार प्रश्न है, देखिए आप। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक और आर्कटिक, इनमें से आपको मिलान करना है। तो आप मिलान करते जाइए। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो पहले में 3, अब आप देखिए ए में 1, ए में 3, इन 2 में है। ठीक है। आगे है कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री। अब ये तो पता है उत्तर या दक्षिण, उत्तर, तो कर्क रेखा इसमें आ जाएगा। ब में 4, तो ब में 4 आपके आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी है, मगर यहाँ एक की बात करें तो इन दोनों में मिल रहा है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 की मिलते ही उत्तर आ गया है। तो यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा? ब हो जाएगा। स में 1 है यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और द में 5वां है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक दक्षिण वाला है 66.5 साउथ, और ये में है दूसरा आर्कटिक जो है वो हो गया नॉर्थ। ठीक है। जैसे ये धरती है तो ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक। ठीक है। और एक अटलांटिक महासागर हो, ध्यान रखना इस तरह से। और ये 23.5 डिग्री कर्क, ये मकर, और ये बीच में 0 डिग्री भूमध्य। निम्न में से शीत कटिबंधीय जलवायु पेटी के नाम से किसे जाना जाता है? शीत कटिबंध की जलवायु पेटी, तो बताइए। देखिए आप, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप जैसे उत्तर को सोचना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो शीत कटिबंध में 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा, जिसे शीत कटिबंधीय जलवायु पेटी कहते हैं। ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी क्रमागत अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है। कितनी होती है बताओ? अक्षांश जो आड़ी रेखाएं हैं उनके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है? तो बहुत ही शानदार है, याद रखने वाला। 111 जो है किलोमीटर, जैसे कोई प्रसाद चढ़ाया है इस प्रकार से जो है इसका उत्तर होगा। हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, आप देख सकते हैं 6ठा प्रश्न। ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींचा जाता है वे क्या कहलाते हैं? सोचें, विचार करें, उत्तर देवें। जो उत्तर से दक्षिण, तो क्या बोलते हैं इनको? देशांतर। ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा सर्वप्रथम उत्तर से दक्षिण आने पर कहाँ से गुजरती है? बताइए। तो प्रधान मध्याह्न यानी कि ग्रीनविच जो समय निर्धारक रेखा है उत्तर से दक्षिण, तो वो ग्रीनविच इंग्लैंड जो है वो हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को ग्लोब पर 2 भागों में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर किसमें? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में करती है। दोस्तों बाकायदा रीट के लायक ही नहीं बल्कि RS प्री के लायक भी ये प्रश्न है, बहुत शानदार है। देशांतरों का कुल योग होता है, कितना होता है बताएं? तो कुल योग होगा, देशांतर जो है ना ये खड़ी वाली रेखाएं 360 डिग्री, क्योंकि कोई भी गोला घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के मध्य क्रमागत कितने किमी का अंतर है? भूमध्य रेखा के ऊपर ये जो 2 देशांतर है खड़ी रेखाएं, यानी इनकी अधिकतम दूरी कितनी है?
ध्रुवों पर तो 0 है, एकदम कोई दूरी नहीं है, मगर व्यास पर ज़्यादा है। तो कितनी है इस पर? तो उत्तर हो जाएगा 111। तो ध्यान रखना, ये भी 111 और ये भी 111। प्रत्येक देशांतर के मध्य कितने समय का अंतर होता है? यानी एक देशांतर इधर से इधर इधर होता है ना, राजस्थान जैसे 69 से 78 ऐसे बोलते हैं ना, तो कितना अंतर आ जाता है? तो एक देशांतर के बीच 4 मिनट का, यानी पृथ्वी घूमती है एक देशांतर 4 मिनट में। ग्लोब पर कुल अक्षांशीय व्रतों की संख्या कितनी है? ग्लोब के ऊपर, ये ग्लोब है जो पढ़ा रहता है ना, आप देखा होगा, उसके ऊपर जो अक्षांशीय व्रत है, यानी जो आड़ी रेखाएं हैं, यानी ये चारों तरफ घूमते हैं ना इसके, तो इनकी संख्या कितनी है ग्लोब के ऊपर? तो 181 है ग्लोब के ऊपर, 181। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 1 बज रहे हो तो भारत में उस समय कितना समय बज रहा होगा? तो दोपहर के ग्रीनविच पर 1 बज रहे हो तो भारत में तो 5.5 घंटे का अंतर है। एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रिक, पूर्व के देश हमेशा आगे रहते हैं। आगे रहने का मतलब, अगर वहाँ 12 बजे दोपहर के, तो हमारे तो 12 कब के बज गए, ऐसे नहीं, मजाक नहीं कर रहा 12 बजने, मतलब हमारे वहाँ 12 बज चुके थे, यानी हम आगे, हमारे 5:30 बज गए। तो ऐसे 1 बजे हैं तो हमारे तो अब यहाँ पे 6:30 बज गए होंगे, 6:30 उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इसी प्रकार से कक्षा 11-12 से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की किताबों से, कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी के सामाजिक से, ये आरबीएससी एनसीईआरटी, और कक्षा 6 से 10 राजस्थान अध्ययन से। तो कुल मिलाकर 400, 500, 700 से करते 2500 प्रश्नों का जो सेट है सामाजिक का, वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। जी हाँ, डाउनलोड की सुविधा देने वाले संभवतः यस गुरु जो है वो पहले हैं ऑनलाइन। तो आप डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकलवाएं और आराम से रिवीजन करें। और अभी फ़िलहाल जो उसकी जो केवल सामाजिक की सहयोग राशि 140 रुपये, और सामाजिक के साथ आप मनोविज्ञान, हिंदी भी लेना चाहते हैं तो 175 जो है वो है अलादीन की चिराग की राशि, जो कि 5 सितंबर तक जो है वो रहेगी। फिर उसके बाद में 250 रुपये जो सहयोग राशि वो वापस पहले वाली कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप यस गुरु ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और वहाँ से रीट के विद्यार्थी हैं तो ये सामग्री जरूर जो आप इसे डाउनलोड करें, प्राप्त करें। यदि ग्रीनविच पर यह हो गया। अगला, संपूर्ण पृथ्वी को ग्लोब पर कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? संपूर्ण पृथ्वी को ग्लोब पर कितने समय कटिबंध, यानी कि कितने जो है वो समय के जो है उसमें सूर्य के आधार पर रेखाएं, समय रेखाएं। तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा 24, क्योंकि जैसे 24 घंटे तो 24 याद रखें। निम्न में से सुमेलित नहीं है देश और समय क्षेत्र, किस देश में कितने नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा भारत 3। भारत में 3 कहाँ है दोस्तों? एक ही है इलाहाबाद नैनी वाला, जबकि सबसे ज़्यादा रूस में है 11 समय, अमेरिका में 4 याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिग भी है थोड़ी सी, तो उसे 180 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर याद रखें। पृथ्वी पर दिन रात बनने का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? तो पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं घूर्णन गति, यानी अपनी धुरी के ऊपर घूमती है ना, इस वजह से। पृथ्वी की दैनिक गति की दिशा होती है किस प्रकार की? तो पृथ्वी की दैनिक गति होती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी ऐसे, तो सूर्य जो हमें ऐसे जाता हुआ लगेगा जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, तो पप्पू याद रखें, पप्पू। ठीक है, आगे है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दैनिक गति या परिभ्रमण गति पर क्या प्रभाव होगा? तो हम ध्रुवों की ओर चले जाएंगे तो गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी जैसे ये है ना, तो बीच में चौड़ाई ज़्यादा है, आगे कम है, इस तरह से। पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा पर कितने डिग्री का झुकाव लिए हैं? आपने देखा होगा ना, ग्लोब कभी सीधा नहीं रखा जाता, टेढ़ा होता है। तो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, और इसी वजह से मौसम बनते हैं सर्दी, गर्मी, वर्षा। अगर पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नहीं होता तो क्या होता? विभिन्न ऋतुओं का बनना संभव नहीं था। मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये थोड़ी सी झुकी हुई रहने की वजह से ध्रुवों पर किरणें कभी यहाँ पड़ती कभी यहाँ पड़ती है। ठीक है। अगर पृथ्वी का ये हो गया ध्रुवों पर
पृथ्वी की परिभ्रमण गति का मान होता है। ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी की गति क्या है? शून्य है, शून्य। ठीक है। बाकी भूमध्य रेखा से, क्यों ध्रुवों से तो वो घूमेगी नहीं ना, तो भूमध्य रेखा से उसकी 1600 किलोमीटर पर आवर है। पृथ्वी की कक्षा की लंबाई लगभग कितनी है? पृथ्वी की कक्षा की लंबाई यानी सूर्य के वो चक्कर लगाती है ना, तो कितना हो जाता है उसका? मान लो ये सूर्य, ये पृथ्वी है, ये जो एक इसका जो राउंड है ना, वो हो जाता है 965 मिलियन किलोमीटर। हो, तो 965 दिन में कर लेती है। पृथ्वी की कक्षा होती है किस प्रकार की है? सूर्य के चक्कर लगाती है ना, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये किस प्रकार की गोल है कि अंडाकार है? तो प्रश्न नंबर 24 उत्तर हो जाएगा अंडाकार। ठीक है। पृथ्वी की वार्षिक गति का अन्य नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इसको परिक्रमण भी बोलते हैं। देखो परिभ्रमण ये तो है छोटा, ये तो 24 घंटे का। परिक्रमा फेरी लगाते हैं ना, तो ये पूरे सूर्य की फेरी 365 दिन। पृथ्वी की परिक्रमण गति का मान होता है, यानी जो ये स्पीड है ना भागने की, पृथ्वी एक चक्कर लगाती है एक साल में, तो ये मान कितना है? कितने किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है? ये बड़ी खतरनाक स्पीड है, 29 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड हुआ इतने में 29 किलोमीटर पृथ्वी चल गई, तो रॉकेट से भी खतरनाक है। ठीक है। इस स्पीड से पृथ्वी भागती है, पर अपने को पता नहीं लगता। पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण काल का मान होता है। पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष, सूर्य के सामने मान कितना है? 150 मिलियन किमी। ठीक है। ओहो सॉरी, 27वां। तो इसका उत्तर हो जाएगा 365 सही 1/4 दिन, यानी कि कितने दिन में है ना, तो तभी तो वो फरवरी 28 से 29 का आता है। अगले का उत्तर आपको पता लग गया। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी का मान लगभग क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी का मान 150 मिलियन किलोमीटर। सुमेलित कौन सा है? कौन सा सुमेलित है? अपसौर, उपसौर, मध्यमान दूरी। तो दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका? अपसौर और उपसौर आपको पता होगा, सूर्य से अधिकतम दूरी, नज़दीकतम दूरी। तो यहाँ एबेस अद इनमें से चयन करना आपको, और उत्तर हो जाएगा सभी द हो जाएगा। यानी कि अपसौर 152 किमी यानी अधिकतम दूरी, उपसौर नज़दीक 147 किमी, मध्यमान 150। आगे देखिए खतरनाक प्रश्न। निम्न को सुमेलित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, वसंत, विषुव और शीत संक्रांति। सामने तिथियां दी गई है, मिलान कीजिए। आराम से चारों ABCD में चुनिए। ठीक है। तो चलो हम आपकी मदद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए शरद विषुव जो है, तो शरद विषुव सर्दी है, तो 22-23 सितंबर में सर्दी थोड़ी थोड़ी आने लगती है, तो 22-23 सितंबर। ग्रीष्म की बात करें तो ग्रीष्म जो है, अब इसमें आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं A में 3, तो A में 3 के ये 2 है दोस्तों, तो आधा तो आपके पेपर यानी कि 52 तो कट गए ऑप्शन, अब 2 बचे हैं। ठीक है। अब इन 2 में से एक और ढूंढ लो आप। जैसे ग्रीष्म संक्रांति है, तो ये हो जाएगा गर्मियों में, तो 20 से 22 जून। उसके बाद में वसंत है। ठीक है। तो बी में क्या था? 1 था, तो अब उत्तर आपके पास आ गया है, तो सी में हो जाएगा 4। वसंत विषुव है, तो मार्च में आ गया। और डी में 2 शीत संक्रांति दिसंबर, यानी शीत तो दिसंबर और शरद सितंबर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य कब कब, तो इसका मतलब 30 का उत्तर क्या हो गया? ब हो गया है, ब। सूर्य कब कब क्रमशः कर्क और मकर रेखा पर लगभग चमकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो यहाँ और यहाँ कब कब चमकता है? तो बताएं, देखें। तो उत्तर हो जाएगा 21 जून और 22 दिसंबर। कर्क रेखा पर 21 जून को तभी अपने उत्तर भारत में, उत्तर भारत क्या, उत्तर गोलार्ध में, भारत में जो है वो 21 जून बहुत धूप होती है, सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मकर रेखा पे, तब हमें लगता है सूर्य चला गया दक्षिण में, और हमें लगता है बहुत दिन सर्दियाँ, और सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर हो जाता है। आगे हम बात करें कैसा लग रहा है दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है, चलो जूम भी करेंगे इसको। अच्छा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पूरा सिलेबस आपको चाहिए कि हमें तो 2500 क्वेश्चन चाहिए, डाउनलोड के लिए दीजिए, और कल से ही हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो आप यस गुरु ऐप पे जाइए, और वहाँ से जाके अलादीन का चिराग वाला कोर्स है
वो आप ले सकते हैं। यदि किसी दिए गए स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार कहलाता है, क्या कहलाता है बताएं? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायु दाब की खोज किसने की? तो वायु दाब की खोज की ग्यूरिक ने। ग्यूरिक। वायुमंडलीय दाब के संबंध में असत्य कथन छांटिए। वायुमंडल दाब क्या है, क्या नहीं है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसका स। वायुमंडल में सर्वत्र हर स्थिति में वायुदाब निरंतर और एक समान। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जो हो सकता है उसे देख लीजिए। वायुदाब बढ़ने पर वायुदाब बढ़ता है, वायु ताप बढ़ने पर वायुदाब घटता है। फिर तापमान ज़्यादा होगा ना तो वायुदाब कम हो जाएगा। वायु ताप बढ़ने पर वायु फैलने लगती है, जिससे कि घनत्व में कमी आ जाती है। ये इसका कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा सघन होती है। ठीक है, ये भी अच्छा है। वायुदाब को मापा जाता है। किस में मापते हैं वायुदाब को? तो वायुदाब को मापते हैं मिलीबार में भी, पास्कल में भी, टोर में भी। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे और ले लें। 25 क्वेश्चन चलने देंगे गाड़ी, यार रोक के अगला वीडियो बनाए, चलो चलने देते हैं। 1 मिलीबार का अर्थ है, कुल क्वेश्चन है 60 दोस्तों, बने रहो। ठीक है, तो 1 मिलीबार का मतलब हो गया है दोस्तों, जैसे समुद्री दाब को मापते हैं ना, तो वायुमंडल में 1 मिली दाब, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम जो है वो बल, 1 वर्ग सेंटीमीटर, मान लीजिए वर्ग सेंटीमीटर, इस पर 1 ग्राम बल लगा, उसे कहते हैं मिली बार। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन से कारक हैं? तो दोस्तों उपयुक्त सभी लग रहा है मुझे, उपयुक्त सभी होगा। गुरुत्वाकर्षण है, समुद्र तल से ऊंचाई है, तापमान है, जल वाष्प है। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब दे दिया है तो करना ही पड़ेगा ना, तो देखो इसको ऐसे सुमेलित करना है छोटा करके। ठीक है, तो अब आपके सामने आ रहा है प्रश्न इसमें 38वां कि कैसे मिलाएंगे। ए जैसे है, ए है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, तो भूमध्य रेखा का आया है, तो इसमें आ जाएगा ए में आपके 1 नंबर आ जाएगा, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ये डोल ड्रम भी बोलते हैं क्या इसको? तो ए में 1, तो ये तो 2 में है। देखो गुरुजी ने कितना शानदार पेपर बनाया है। विद्यार्थी केवल एक आने से काम नहीं चलेगा। उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपोषण है ना, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री वाला, यानी ब में 3 नंबर। तो ब में 3 नंबर से अब आपका काम चल जाएगा। जैसे ये ब में 3 वाला और ए में 1 वाला एक ही है, तो 2 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। स में 2 यानी उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी 60 डिग्री, और द में 4 ध्रुवीय उच्चदाब पेटी ध्रुवों के निकट है। दोस्तों हो सकता है पेपर में कोई एक आधी मानवीय त्रुटि भी हो जाए, तो आप उसे ज़रूर बताएं सबूत और कन्फर्म के साथ, ये नहीं कि डाउट के आधार पे। कन्फर्म हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, हो सकता है कुछ छपने में लिखने में कोई त्रुटि भी हो जाए। सर्वप्रथम किसने बताया था कि ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है? ये किसने कहा बताओ? तो ये कहा पास्कल ने। किस वायुदाब पेटी को डोल्ड्रम पेटी या शांत कटिबंध भी कहते हैं? इसकी तो अभी बात आई थी, हमने चर्चा की थी। तो 5 डिग्री वाला है ना वो, तो उत्तर हो जाएगा इसका इधर से, इधर से, किधर से, इधर से। तो उत्तर हो जाएगा इसका भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, जो 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण की ओर है ना, जैसे ये इसके इधर इधर, तो यहाँ पे सबसे क्या होता है यहाँ पर कम। पवनों के बारे में सत्य कथन चुनिए। बिल्कुल चुनना ही पड़ेगा, कह दिया है तो चुनो, देखें आप लोग। तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शरद ऋतु का आगमन शुरू हो गया ऐसा लग रहा है, तो उपयुक्त सभी हो गए ना। जैसे क्षैतिज रूप से ये, चलो आप पढ़ लेना इसको क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग रहा है। पवनों के बारे में असत्य कथन छांटिए। वीडियो को रोक लो, आराम से छांट लो, और इसमें आपको उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। पूर्व की दिशा की ओर चलने वाली हवा पूर्वा और पश्चिम की ओर चलने वाली पछुआ कहलाती है। यह सत्य है दोस्तों। ठीक है, अब निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, देखिए किस तरह से RS परी के जैसे से क्वेश्चन है, RPC ने बनायो ऐसा लग रहा है। कृष्ण कुमारी मुरारी जी, बहुत शानदार पेपर बनाया आपने, बिल्कुल आपकी सेवाएं आगे भी लेंगे दोस्तों। अब रीट के बाद में फर्स्ट ग्रेड और RS परी के लिए टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। तो आप ज़रूर जो है यस गुरु ऐप को डाउनलोड करें,
गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60, नॉर ईस्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में घूमता रहता है। तो गरजता 40, तो 40 से 50 डिग्री, ए में 2, ए में 2, देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ए में 2। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा स, और आप मिलान कर लेना। निम्न में से कौन सामयिक पवन अर्थात जिसकी दिशा पवन समय के अनुसार बदलती रहती है नहीं है? तो 44 में उत्तर हो जाएगा दोस्तों ध्रुवीय पवनें, ठीक है, इनकी दिशा समय अनुसार बदलती रहती है नहीं है, मतलब नहीं बदलती। निम्न को सम्मिलित कीजिए स्थानीय पवनें, तो ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, सेकंड ग्रेड सामाजिक के लायक प्रश्न है। और 1 2 3 4 5 6 7, अरे बाप रे कितने ऑप्शन दिए, क्यों दिए दोस्तों इतने? ये इसलिए दिए दोस्तों ताकि आपके फैक्ट तैयार हो जाएं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा स, ठीक है। ये अब आपको मैं कहूँ, आप कहोगे भी मिला के दो, ये तो हम कैसे करेंगे, ऊपर रह गया, चलो मैं मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे याद रख लें। इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, कहाँ पर? यस गुरु ऐप के ऊपर। तो ए में 7, ठीक है, और बी में 6, और सी में 5, इस तरह से चल रहा है मामला, और डी में 4, और ई में 3, ठीक है, सॉरी 3, ठीक है 3, बेक भी होता है इसमें। तो ये बोरा में 3 है, और एफ में 2, एफ में 2, ठीक है। अब गाड़ी उलझ रही है क्या आपके? और लू, अब लू का तो क्या बताना है आपको, लू है अपने पाकिस्तान, उत्तरी भारत और पाकिस्तान। जी में 1, इधर से ले लेते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अपन 60 क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तो 46 हुए हैं, थोड़ा रुके रहें, बने रहें। चक्रवात के संबंध में असत्य कथन को चुनिए, चुन लो भाई असत्य कथन को। तो उत्तर हो जाएगा इसका द, ठीक है। आगे, निम्न उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में कौन सा सुमेलित है? तो उत्तर हो जाएगा स, टार्नेडो। प्रति चक्रवातों के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो देखो सत्य असत्य हम क्यों देते हैं? ये इसलिए देते हैं दोस्तों, संजय पाल जी सर भी अक्सर देते रहते हैं क्वेश्चन की, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन तैयार हो जाए। इसका उत्तर ये हो जाएगा, अब तीनों को आप याद कर लो, ये सत्य है। तो इस प्रकार से आपके, अगर आपने किताब नहीं पढ़ पाए हैं आप 11-12 की, तो भी हमने कोशिश की है कि पूरा मैटर कवर हो जाए। क्योंकि देखो एक विद्यार्थी इतनी किताबें कहाँ से लाएगा, 11 की, 12 की, 4-4, 8 किताबें वो, 6 से 10 तक 5 किताबें वो, एनसीईआरटी के सामाजिक की कोई 20-25 किताबें वो, और राजस्थान अध्ययन की 5 किताबें, उससे तो 50 किताबें हो जाएगी केवल सामाजिक के लिए। तो हमने सारा मैटर तैयार कर दिया है। मध्य अक्षांशीय क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तरों में क्षोभ सीमा के पास अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं दोस्तों जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं दोस्तों ए व ब दोनों, ठीक है, यानी कि युति व्युति सिजीगी। चंद्र ग्रहण के संबंध में असत्य कथन छांटिए। अब ये तो आप जानते हैं, बच्चे जानते हैं 6ठी क्लास के। उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य, अच्छा मतलब कोई असत्य नहीं है, सारे सत्य है। इस हिसाब से इसका मतलब ये हो गया। सूर्य ग्रहण के संबंध में सत्य कथन नहीं है। सूर्य ग्रहण संबंध में सत्य कौन सा नहीं है भाई, देख लो आप लोग। तो द हो जाएगा, सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में उपयुक्त किरणें केवल निकलती है, केवल मतलब केवल ये निकलती है, ऐसा नहीं है, और भी निकलती है, ठीक है, इंफ्रारेड के अलावा। सर्वप्रथम विश्व में यूनानियों ने तापमान के आधार पर पृथ्वी को बांटा, कितने भागों में बांटा यूनानियों ने? तो उत्तर हो जाएगा उष्ण शीतोष्ण, ये है। 54 कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के संबंध में असत्य कथन छांटिए। अब ये देखो कोपेन आ गया है। कोपेन का एक वीडियो बना रखा है मैंने दोस्तों ट्रिक के साथ में, आप सर्च कर लेना कोपेन वर्गीकरण मुकेश डाका इस नाम से, तो ट्रिक के साथ में आपको याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, मतलब असत्य कोई नहीं है, मतलब तीनों सत्य याद रखना, ठीक है। निम्न को सम्मिलित कीजिए, कोपेन का वर्गीकरण, ये आ गया वो, बहुत शानदार। देखो यानी इसमें पूरा कोपेन का ना आपको समझा दिया है। अब ऐसे प्रश्न बनाने में आप ये मानो कि आधे घंटा लग जाता है ऐसे प्रश्न को सोचना, बनाना, फिर उसको लिखना, फिर उसको टाइप करना, फिर वापस चेक करना। एक क्वेश्चन आधे घंटे में लग जाते हैं दोस्तों, आपको पता नहीं है, ठीक है ना। आप फिर शिक्षक बन के प्रश्न बनाओगे तो पता चलेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ए, ठीक है, ये ए। अब आप इससे मिलान कर लो, ए में 1, ठीक है, बी में 2, सी में 3, डी में 4, क्या गजब मिलान है, ई में 5, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 56, जैवमंडल की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। तो उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों चौथा। तो चौथा तो इधर है नहीं, तो आपको छोटा करके दिखा देते हैं। चौथा ये है जैवमंडल वाला।
जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, E.O. विल्सन। हरितगृह प्रभाव के संबंध में सत्य कथन क्या है? हरितगृह प्रभाव के संबंध में तो सत्य जो है सारे ही सत्य है दोस्तों, याद कर लेना इनको, ठीक है। और निश्चित रूप से दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन यूनिट के अनुसार तैयार किए हैं रीट के, तो यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। भूमंडलीय उष्मन के संदर्भ में सत्य कथन है उपयुक्त सभी। अम्लीय वर्षा के संबंध में सत्य कथन है उपयुक्त सभी, ठीक है। अब बताइए कैसा लगा पेपर, कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट मत भूल जाना, वीडियो को लाइक करना और यस गुरु ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।